होती है वैसे वैसे केंद्र सरकार सहायता राज्य को पहुंचा रही है। स्पेशल मेंशन श्री संजय सेठ। धन्यवाद सर, मेरा सब्जेक्ट है डिमांड टू डिक्लेयर एक्सट्रीम हीट एज नेचुरल डिजास्टर। भारत में इस वर्ष भीषण गर्मी के सबसे लंबा दौर रिकॉर्ड किया गया है और देश में 536 हीट वेव डेज रहे हैं, जो सालों में सबसे ज़्यादा हैं। इस वर्ष भारत में भीषण गर्मी के कारण 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और हीट स्ट्रोक के 40,000 से ज़्यादा संदिग्ध मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो एक चिंताजनक आंकड़ा है। भीषण गर्मी के कारण हो रहे नुकसान का संज्ञान संयुक्त राष्ट्र ने भी लिया है और इसे महामारी के रूप में भी बताया है, जिसके कारण पूरे विश्व में हर वर्ष 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है, जो बाढ़ और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदा से होने वाली मृत्यु से भी ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी सभी देशों के इसके प्रति जागरूक होकर कार्य करने का निवेदन किया है। आरबीआई के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और भीषण गर्मी के कारण देश की जीडीपी को 2.8% का नुकसान होने का अनुमान है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, लेकिन इस कानून के अंतर्गत अभी तक भीषण गर्मी या हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर नहीं घोषित किया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि भीषण गर्मी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे नेचुरल डिजास्टर घोषित किया जाए, जिससे सरकार भीषण गर्मी से हो रही क्षति के प्रबंधन में और बेहतर ढंग से कार्य कर सके। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद महोदय। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से बनाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत अभी तक 55 करोड़ नागरिक और 14 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को बीमा की सुविधा दी जाती है। हमारे देश में कैंसर केसेस की बढ़ोतरी हो रही है और यह अनुमान है कि 2025 तक हर वर्ष भारत में 16 लाख कैंसर केसेस होंगे। इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि इंडियाज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ केयर इज ओवर 50% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि कैंसर हो, हार्ट डिसीज़ हो, रोड एक्सीडेंट्स हो, लाइफस्टाइल डिसीज़ हों, इन सभी के उपचार का खर्चा बहुत ज़्यादा है, जो 5 लाख की राशि में नहीं हो सकता। आज की महंगाई और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को देखते हुए ये अत्यंत ज़रूरी है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच को बदला जाए। इसके साथ साथ हमारे देश के जो बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक वर्ग है, उन्हें आज भी किसी प्रकार का बीमा या सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। बीमा कंपनियां भी वरिष्ठ नागरिकों को बीमा देने से मना कर देती हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि सरकार सबसे पहले आयुष्मान भारत में दिए जाने वाले बीमा को डिसीज स्पेसिफिक करे और बीमा की राशि को बढ़ाए। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत शामिल करके उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी नेट के अंतर्गत लाया जाए। धन्यवाद महोदय। थैंक यू। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। Honorable Deputy Chairman, sir, my special mention subject is inclusion of ahimsa, non-violence, in the preamble of the Indian Constitution. I rise to seek the inclusion of ahimsa, non-violence, in the preamble of the Indian Constitution. Former Honorable CM of Odisha
in May 2018, during the first meeting of the National Committee for 150th birth anniversary celebrations of Mahatma Gandhi, had requested for inclusion of ahimsa in the preamble of the Indian Constitution. He had again, in December 2019, reiterated this demand in second meeting of the National Committee for Celebrations of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. On 23rd March 2021, Odisha Vidhan Sabha passed a unanimous resolution for inclusion of ahimsa in preamble of Indian Constitution. The Odisha Assembly also had a 3-hour special discussion on same day on Gandhiji's visit to Odisha exactly 100 years back on 23rd March 1921. Apart from Honorable CM of Odisha's iteration and Odisha Vidhan Sabha's resolution, signature campaign across the state for inclusion of ahimsa in preamble also took place. On occasion of 75 years of India's independence, Honorable former CM of Odisha also flagged off the Ahimsa Rath, whose sole objective was to spread the Gandhian doctrine of ahimsa non-violence across the cross-sections of the people and commemorating Gandhiji's special relations with Odisha. Placing these initiatives on record, I reiterate the request that the Government of India may kindly initiate steps to ensure that ahimsa non-violence is included in the preamble of the Constitution as requested by former Honorable CM of Odisha and passed through unanimous resolution by Odisha Vidhan Sabha. Thank you, sir. Thank you. Susri Indu Bala Goswami, demand for establishment of CGS Wellness Center in Kangra, Himachal. धन्यवाद सभापति जी. My subject is demand for establishment of CGHS Wellness Center in Kangra, हिमाचल प्रदेश. मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में CGHS वेलनेस सेंटर की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ. कांगड़ा, हमीरपुर व चंबा में CGHS के अंतर्गत इलाज कराने वाले लोगों को चंडीगढ़ व शिमला जाना पड़ता है तथा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आवागमन में बहुत समय लगता है. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग मरीजों को इलाज के लिए एक अटेंडेंट के साथ रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो खर्चीला भी होता है. कांगड़ा से हमीरपुर 90 किलोमीटर है तथा चंबा 120 किलोमीटर है. इसलिए आमजन एक दिन में ही आना जाना कर सकते हैं. जिला कांगड़ा में लगभग 20 से ज़्यादा केंद्रीय सरकार के कार्यालय, धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्र में हैं, जिनमें लगभग 10,000 से अधिक CGHS का लाभ लेने वाले केंद्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं. इसके अलावा आर्मी व अन्य पैरामिलिट्री फोर्स में सेवा दे रहे जवान व उनके परिवार के सदस्य भी रहते हैं, जिनमें बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक है. इन जिलों में लगभग हर घर का एक सदस्य आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में कार्यरत है. इसलिए CGHS सेंटर की बहुत आवश्यकता है. अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कांगड़ा में CGHS वेलनेस सेंटर बनाने के लिए विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें. धन्यवाद. Shri Raghav Chadha. Thank you, sir, for permitting me to speak on the special mention on a subject that concerns my state. The topic is concern over development works in Punjab. आज मैं पंजाब का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे सूबे पंजाब के हकों के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ. पंजाब वो सूबा है जिसने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी. पंजाब ने देश को हरित क्रांति दी और देश के मुश्किल दौर में पेट पाला. देश की आज़ादी से लेकर आज तक पंजाब और पंजाबियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है. पंजाब भारत का ब्रेड बास्केट कहलाता है और हमारे किसान जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया, आज मैं उस किसान की आवाज़ बनकर यहाँ खड़ा हुआ हूँ.
आज पंजाब की अलग अलग योजनाओं के हज़ारों करोड़ रुपए जो केंद्र ने हमें देने थे वो रुके हुए हैं। लंबित रूरल डेवलपमेंट फंड का 5600 करोड़, लंबित मंडी डेवलपमेंट फंड का 1100 करोड़, लंबित नेशनल हेल्थ मिशन का 1100 करोड़, लंबित समग्र शिक्षा एजुकेशन का 180 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल क्रिएशन का 1800 करोड़। बार बार हमने ये फंड जारी करने की मांग रखी है। आज मैं एक बार फिर 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि हमारा फंड हमें जारी किया जाए, जिससे पंजाब में विकास कार्य पूरे हो सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मुजीबुल्लाह खान। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से उड़ीसा में स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचों को बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल लाता हूं। कोरापुट, संबलपुर और बालेश्वर में समर्पित एम्स अस्पतालों की स्थापना की जरूरत है। इस कदम का उद्देश्य राज्य के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विस्तार और सुधार करना है, ताकि इसे अपने निवासियों के लिए अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना जा सकता है। उड़ीसा ने स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेष रूप से बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना BSKY के माध्यम से, जिसने अपनी उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। BSKY ने पूरे राज्य में व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में नए मानक स्थापित किए हैं। राज्य द्वारा संचालित ये पहल समान स्वास्थ्य सेवा वितरण और मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए उड़ीसा की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोरापुट, संबलपुर और बालेश्वर में पूर्व विकसित एम्स सुविधाओं की स्थापना उड़ीसा की स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं की बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये संस्थान विशेष चिकित्सा सेवाएं, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें, जिससे इन क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। भुवनेश्वर में एम्स की सफलता के देखते हुए इस मॉडल को कोरापुट, संबलपुर और बालेश्वर तक विस्तारित करने से ये सुनिश्चित होगा कि उन्नत चिकित्सा देखभाल के लाभ में पूरे राज्य में समान रूप से विस्तारित किए जाएंगे। मौजूदा स्वास्थ्य सेवा अंतराल को पाटने और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में समान वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ये विस्तार महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती सुमित्रा बाल्मिक। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि वाल्मीकि जी के जीवन में हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। वे एक आदर्श उदाहरण हैं, कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपने कर्मों और ज्ञान से महानता प्राप्त कर सकता है। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, विशेषकर जब हम समाज में समानता और न्याय की बात करते हैं। पिछड़े समाज से आने वाले छात्र आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कई सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वे पढ़ाई करके उन मुकाम को हासिल कर रहे हैं जो अभी तक नामुमकिन था। इन छात्रों को उत्साहित करने और पढ़ाई के लिए पैसे की कमी को दूर करने मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रति वर्ष कक्षा 5 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 10,000 रुपये प्रति वर्ष की महर्षि वाल्मीकि स्कॉलरशिप
शुरू की जाए। साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाए। इस छात्रवृत्ति के मुख्य उद्देश्य छात्रों के उच्च शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। हमें विश्वास है कि इस छात्रवृत्ति के माध्यम से अनेक विद्यार्थी महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और समाज में बेहतर भविष्य की स्थापना करेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर विचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब। एक आपदा प्रभावित क्षेत्र से आता हूँ। बिहार में अक्सर साल के कुछ महीनों में कहीं न कहीं आपदा होती है। उसी संदर्भ में ये है नीड फॉर मोर डॉपलर वेदर रडार्स इन बिहार। वाइस चेयरमैन साहब, I rise today to address a critical issue affecting the state of Bihar, which have borne testament since years on and will bear the same especially as we move on to this monsoon season as well. It is the issue of floods in the state. Despite the Ministry of Finance acknowledging the state's vulnerability to floods in its recent budget speech, there remains an acute shortage of Doppler radar installations in Bihar. Currently, there is only one operational Doppler radar in the entire state, which is grossly insufficient to provide accurate and timely weather forecasts and warnings. Bihar's geographical location allows for rivers like Kosi, Bagmati, and Gandak to flow through it, making it particularly susceptible to severe flooding. As such, 73.63% of the geographical area of North Bihar is considered to be prone to floods. Out of 38 districts, 28 districts get flooded, of which 15 are worst affected, causing huge loss of property, lives, farmlands, and infrastructure. The inadequacy of Doppler radar installations significantly hampers the state's ability to predict and manage flood situations effectively. Accurate weather forecasting is crucial for timely evacuation, disaster preparedness, and reducing the impact of floods on the population. The existing Doppler radar system alone cannot cover the vast and diverse topography of Bihar. This insufficiency leads to delayed and sometimes inaccurate weather predictions, putting millions of lives at risk. Therefore, I urge the government to prioritize the installation of additional Doppler radar system in Bihar. Thank you so much, sir. Jai Hind. Shri Abdul Wahab, not present. Shri Ghulam Ali. Thank you, Deputy Chairman, sir. Demand for inclusion of Gojri language in 8th schedule of the Constitution. As per Article 344 and 351, the 8th schedule was intended to promote the progressive use of Hindi and for the enrichment and promotion of other languages. Initially, 14 languages were added, and later in 1967, 1992, and 2004, few other comparatively lesser spoken languages were added. And as on today, there are 22 languages in the 8th schedule of the Constitution of India. The inclusion of the languages in the 8th schedule has not been on the basis of them being widely spoken. Even Sindhi, which is spoken by only 0.003% of people, is included in 8th schedule. And so is Manipuri, Bodo, and Nepali. However, the Gojri language, which is spoken by more than 3% of Indians, is not included in 8th schedule, even though spoken across all the northern states of India.
This has resulted in deep-seated resentment and discontentment among the Gujars residing in Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi, UP, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, and Jammu Kashmir. Although through various committees, criteria was tried to be fixed for inclusion of the languages in the 8th schedule, but no uniform criteria could be agreed upon. The only one criteria which should prevail in inclusion of a language in 8th schedule should be its widespread use, like the Gojri, which is spoken in almost half of India in the northern states, and even Arab, Europe, Afghanistan and Pakistan and such. I demand that Gojri should be included in the 8th schedule of the Constitution of India. Thank you. Thank you. Srimati Darshana Singh. धन्यवाद उपसभापति महोदय जी। आपके माध्यम से मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि मेरा गृह जनपद चंदौली केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिला चिन्हित है, जिसका विकास किया जाना अति आवश्यक है। जनपद चंदौली सड़क एवं रेल दोनों के माध्यम से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। अतः अगर चंदौली जिले में एक विशाल सरकारी औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाए तो चंदौली के विकास के साथ साथ पूर्वांचल के अन्य जनपदों को भी इसका फायदा मिलेगा। महोदय, चंदौली जनपद में सरकारी औद्योगिक पार्क की स्थापना से चंदौली के आम नागरिकों हेतु रोजगार के सृजन के साथ साथ बहुत सारे उद्योगपतियों को भी फायदा होगा, जो वर्तमान में सरकारी औद्योगिक पार्क उपलब्ध न होने के कारण दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। अतः माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि जनमानस की मांग एवं रोजगार को ध्यान में रखते हुए जनपद चंदौली में विशाल सरकारी औद्योगिक पार्क स्थापित कराने का विचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती सुलोता देव। Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. My special mention topic is request to resolve issue related to Jal Jeevan Mission in Odisha. A recent study in Odisha revealed that 40.55% of the surveyed households lack access to safe drinking water. This poses serious health risks and waterborne diseases due to contamination. Despite the state government Vasudha scheme, which aims to provide clean water to both rural and urban areas, there remains a pressing need for increased central assistance. The challenges faced by Odisha in implementing the Jal Jeevan Mission deserve compassionate attention and collaborative solution for the well-being of its residents. The central government must investigate and address the challenges hindering the Jal Jeevan Mission in Odisha. Collaboratively, the union and state governments can identify areas lacking safe water access to implement tailored schemes, sir. Through you, I urge the central government to promptly resolve the issues. Thank you. Jai Jagannath. Thank you. Dr. Medha Vishram Kulkarni. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. For special mention, my subject is urgent demand for direct train services from Pune to Nasik. Honorable Vice Chairman, sir, I rise today to draw the attention of this august House to the urgent need for a direct train service between Pune Junction and Nasik, primarily to facilitate the travel of devotees visiting Kalaram Mandir, which is well-known temple dedicated to Lord Ram in Nashik. Nashik holds profound significance in Hindus as the place where Lord Ram has spent part of his exile. The Kalaram Mandir in Nashik attracts thousands of devotees from across India. However, the absence of direct train link from Pune, a major urban center,
causes significant inconvenience. Currently, travelers from Pune must either change trains at Manmad or rely on bus services to reach Nashik. This indirect route not only extends the journey time but also increases costs and discomfort, especially for the elderly devotees and those from economically weaker sections. Introducing a direct train service between Pune and Nashik would significantly improve access to Kalaram Mandir, thereby boosting religious tourism in the region. This initiative would reflect the government's commitment to preserving and promoting India's rich and cultural heritage. Furthermore, establishing the train route would create employment opportunities and spur economic development in the local areas. It would also stand a testament to the government's dedication towards facilitating the spiritual and cultural journeys of its citizens. Therefore, I urge the Honorable Railway Minister to consider the immediate initiation of the direct train service from Pune Junction to Nashik. This move would not only meet the needs of the devotees, but also underscore the government's commitment to upholding cultural values and ensuring public welfare. Thank you, sir. Thank you. Shri Niranjan BC. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. My special mention is demand to increase the supply of fertilizer to Odisha. Sir, fertilizers are integral to sustaining agricultural productivity by supplying essential nutrients crucial for crop growth. Timely availability is imperative for successful agricultural practices as it directly impacts crop quality. Last year, the Honorable former Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik ji, formally communicated with the Union Minister of Chemicals and Fertilizers, emphasizing the fertilizer shortage and request a larger allocation of diammonium phosphate, DAP, and muriate of potash, MOP. Sir, in response to the fertilizer scarcity, the then Odisha government, led by our former Chief Minister, Sri Naveen Patnaik ji, had implemented measures such as the Krushak Assistance of Livelihood and Income Augmentation, Kalia, and Balaram Scheme, etc., to support the farming community of Odisha. Despite these efforts, the persistent unavailability of fertilizers poses a significant challenge to crop production quality. It is crucial for the central government to intervene promptly in addressing this issue. Sir, therefore, through you, I respectfully request the central government to take requisite measures expeditiously to supply of fertilizer to the state of Odisha. Thank you, sir. Thank you. Shri S. Niranjan Reddy. Thank you, sir. I wanted to draw the attention of the House about concern over increase in antimicrobial resistance in India. Sir, antimicrobial resistance is a growing problem in India with an increase of 5 to 10% in resistance levels for broad-spectrum antibiotics. Factors such as indiscriminate use of antibiotics, easy over-the-counter availability, and the misuse of strong antibiotic-based treatment for common infections are exacerbating the AMR crisis. Treatment of infectious diseases like E. coli and K. pneumonia has become exceptionally challenging due to the resistance to antibiotics like imipenem. According to a World Health Organization report, India ranks high in multi-drug resistant tuberculosis and drug-resistant typhoid cases, posing immense difficulties in effective treatment due to the emergence of antimicrobial resistance. The ICMR report also flags this as a major concern.
The new Action Plan 2.0 for AMR is pending finalization and may have to be unveiled expeditiously to tackle the problem. Prominent medical professionals have warned that antimicrobial resistance in India has the potential to trigger the next epidemic. Failure to address this issue urgently will result in severe consequences, including prolonged hospital stays, escalated treatment expenses, heightened post-treatment healthcare costs, and most importantly, a grave threat to human life. Thus, I request the central government to swiftly prioritize and implement decisive measures to combat antimicrobial resistance with utmost urgency. Thank you, sir. Thank you. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. धन्यवाद पीठासीन सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से पूरे देश में गतिमंद और मतिमंद बालकों को लिए जो बेवारस है उनके लिए वज्र मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन करने की डिमांड रखता हूं। पूरे भारतवर्ष में गतिमंद तथा मतिमंद बालक युवाओं का पालन पोषण उनके माता पिता द्वारा किया जाता है। इन दिव्यांगजनों का निर्वहन पूर्णतः उनके पालकों के अधीन रहता है, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा जिसमें मतिमंद गतिमंद बालक बेवारस बेसहारा पालनकर्ता न होने के कारण गुजारा करते हैं। निसर्गतः इन पीड़ित बालकों को असामाजिक तत्वों से जूझना पड़ता है। ऐसे ही बच्चों के पालन पोषण और पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वज्जर ग्राम में शंकर बाबा पापड़कर ने लोक निधि के आधार पर बच्चों के पालन पोषण और पुनर्वास का निर्माण किया है। उनके इसी कार्य के लिए उन्हें इस साल माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। आदरणीय शंकर बाबा पापड़कर ने इन गतिमंद और मतिमंद बेसहारा और बेवारस युवाओं को जीवन प्रदान किया है। मतिमंद गतिमंद बेसहारा बेवारस के पुनर्वास के लिए वज्र मॉडल का अवलोकन दिव्यांग विभाग के सचिव करें। 82 साल की उम्र के शंकर बाबा की मनोकामना तथा मेरी आपसे नम्र विनंती है कि आश्रम के अवलोकन के साथ ही गतिमंद मतिमंद बेसहारा और बेवारस 18 साल के उम्र के बाद में भी पर्याप्त पुनर्वसन की योजना केंद्र तथा राज्य द्वारा कार्यान्वित हो, इसलिए संबंधित विभाग को शीघ्र निवेदन जारी करें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री शुभाशीष खुंटिया। Jai Jagannath. Honorable Vice Chairman Sir, I would like to thank you for giving me the opportunity to draw attention of the government to establish a new central university in Odisha, Puri. Sir, there is only one central university in Odisha, about 56 central universities in India. Students from Odisha desiring quality education and research opportunities go to other states for higher education. Most of the gifted students deprived of getting opportunities in Central University Koraput are forced to choose other universities outside Odisha. Many meritorious students dare not pursue higher studies out of the state due to their poor socio-economic conditions. The important reason for demanding another Central University in Puri, Odisha is the demographic picture that we have. Sir, Odisha has a youth population of over 1.7 crore people aged about 14 to 34 years in 2020, which is about 35% of the state's population. Dreams of students will come true with a low-budget quality higher education with the establishment of second Central University in Puri, Odisha. Therefore, Puri is the best place to establish the second Central University because of its geographical location, the cultural, historical, and spiritual significance of the abode of Lord Sri Jagannath and an international tourist place. I, on behalf of the people of Odisha and through you, sir, urge upon the Minister of Education, who is also from Odisha, to consider and establish the second Central University at Puri, Odisha, and the long-cherished desire of the people of Odisha will fulfill. Thank you. Bande Utkal Janani. Thank you. Shri M. Shanmugam.
Thank you, Vice Chairman, sir. I want to raise the need to allocate funds to various labor welfare boards whose funding was stopped due to repeal of various labor laws. Sir, there were various labor welfare acts through which excise duties were collected, like limestone, dolomite mines, labor welfare fund, cine workers welfare fund, and the funds were being transferred to various labor boards. After the introduction of the GST regime, these acts were repealed and the collection excise was stopped. Similarly, after passing legislation on the 4 labor codes, certain labor welfare acts relating to collection of chess like iron, manganese, chrome ore, mines, Labor Welfare Chess Act, Beedi Worker Chess Act, Tea Chess, Salt Chess were repealed. So here also collection of chess which used to be transferred to the respective labor welfare fund was stopped. As mentioned, Labor Welfare Board like Mines Labor Welfare Board, Beedi Workers Welfare Board were spending money on the welfare of workers and their families relating health, education, maternity benefit, hospital treatment, group insurance, housing assistance, death cum retirement benefits, etc. Now these welfare boards do not have fund to carry out their activities for the welfare workers, and the workers are suffering. I would therefore demand that Ministry of Labour should recommend the Ministry of Finance to take necessary action to allocate funds for various labour welfare boards for continuing the activities of these labour welfare boards for the welfare of the workers. Thank you, sir. Thank you. Shri Chunnilal Garasia. मान्यवर, राजस्थान का उदयपुर संभाग एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है और भारत सरकार के शेड्यूल्ड 5th में टीएसपी क्षेत्र घोषित है। मैं माननीय विधि मंत्री जी से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उदयपुर संभाग मुख्यालय पर कई वर्षों से राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग चल रही है। इस मांग को उदयपुर संभाग की आम जनता और बार काउंसिल द्वारा लगातार लगभग 37 वर्षों से की जा रही है। वर्तमान में उदयपुर संभाग के लोगों को अपने न्याय के लिए जोधपुर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी दूर पड़ता है। जनजाति वर्ग के लोगों को काफ़ी खर्चीला और समय लगता है। इस विषय को लेकर आपके माध्यम से मैं विधि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, अपनी मांग रखना चाहता हूं कि बदलते डिजिटल युग में उदयपुर संभाग मुख्यालय पर वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना तत्काल की जाए, जिससे उदयपुर संभाग की आम जनता को अतिशीघ्र लाभ मिल सके और अपने न्याय और हक के लिए समय और खर्च बचाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री KRN राजेश कुमार। Honorable Vice Chairman, sir, today my special mention, the demand to converted Salem to Sangambelli National Highway 544, approximate 103 km from 4 lands to 6 lands in Tamil Nadu, sir. Sir, I bring to your kind notice that the Salem-Sangambelli stretch 103 km is part of the Salem-Kochi Highway in South India, sir. It connects Salem to Kochi, Kerala, and major hubs like Coimbatore, Erode, and Namakkal. It is an essential route for domestic agriculture and poultry exports, sir. Over 20,000 commercial vehicles and many domestic vehicles use this route daily. The highway also serves
15 plus academic institutions which operate their own transport vehicles, sir. Sir, in light of this, I raised a question regarding the same to the Minister of Road Transport and Highways, for which I received a reply that DPR has been awarded. Sir, I submit that this project is feasible and the traffic in this route is to be managed, for which I put forth that on a day-to-day basis. The traffic on this route is increasing and vehicle jam has become more frequent due to the various reasons, including the minor and major accidents, sir. On the average, every vehicle additionally spends minimum 30 minutes to 45 minutes daily to reach the destination. The spending 3 to 4 liters of additional fuel every trip and polluting the environment. Therefore, I humbly request the Minister of Road Transport and Highways via this August House to convert the 103-kilometer stretch National Highways 544 from 4 lanes to 6 lanes, considering the needs and necessity. This initiative not only reduces the pollution, but also saves approx 1 lakh liters of fuel wasted by the vehicles stuck in traffic. Thank you, sir. Thank you. Shri Jawahar Sarkar. Can I speak? Mic. Microphone, please. It's going to come in a second. No, you can go back. The microphone there. Thank you, sir. I would like to raise and express the concern of all citizens, including members of the House, to the fact that several doctors are reported to have given wrong prescriptions. This is the report that came out. In fact, one of the nation's highest medical bodies, the Indian Council of Medical Research, ICMR, has published this report of its study of 13 medical institutions, which includes AIIMS, our most favored AIIMS, and Safdarjung Hospital. And they state that around 45% of the doctors are writing incomplete prescriptions. The report has also stated that 10% of the prescriptions had unacceptable deviations, like inappropriate prescription of medicines, wrong medicines, or even more than one diagnosis. This, when the ICMR says about AIIMS and Safdarjung, one must take it very seriously. There are several other worrisome findings that require to be addressed. Through this council, I would request the Health Minister to kindly elucidate what are the steps that government is taking on this report, not only on the hospitals where the ICMR study was concerned, which are the topmost hospitals of India, but elsewhere across the other hospitals where the situation must be worse. Thank you, sir. Thank you. Shri S. Selva Ganapati. Thank you, Ex-Chairman, sir. Today my special mention is request for starting a Sainik school in Puducherry. The Sainik schools are a system of public school in India established and managed by the Sainik School Society under the Ministry of Defense. The primary objective of the Sainik schools is to prepare students academically, mentally, and physically for entry into the National Defense Academy, Indian Naval Academy, and Air Force Academy. There are 33 Sainik schools in the country, and the Ministry of Defense has proposed to establish 100 more boarding Sainik schools with the help of public-private partnership mode. Puducherry, being a union territory, has a rich population of young children, but nowadays they are diverted from disciplined life towards narcotics. It is now imperative that they should be brought back to make them better citizens of India. If a residential Sainik school
is established in Puducherry, it would be a great opportunity to contribute to national defense also. The Puducherry government will come forward to provide facilities like land and infrastructure, etc. for running the school. With the opening of the Sainik School, it will also uphold the reservation policy, which mainly caters SC and ST residents of Puducherry and the wards of armed forces employees and ex-servicemen who had served this country. Therefore, I urge the central government to start one residential Sainik school in the interest of the people of Puducherry. Thank you very much. Thank you. Srimati Phulo Devi Netam. धन्यवाद महोदय। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC इस्पात मंत्रालय का नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारत के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी पर NMDC की खदान से भारी मात्रा में पानी आने से किरंदुल शहर में तबाही मची हुई है। गरीब आदिवासियों की जीवन भर की पूंजी बह गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, कई विकलांग हो गए, मकान दुकान ढह गए, सड़क गाड़ियां बह गई। राज्य सरकार द्वारा चेक डैम की दीवार टूटने की बात कही गई है और पीड़ितों को मात्र 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। महोदय, NMDC ने पहाड़ी पर कई एकड़ में 11 अस्थायी चेक डैम बना रखे हैं। इनकी कोई मजबूत स्थायी दीवार नहीं है। जहां बारिश होने पर NMDC द्वारा मिट्टी के मेड़ को हटाया गया, जिससे किरंदुल शहर में बाढ़ आ गई है। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। NMDC द्वारा पीड़ितों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाए, घायलों को नौकरी दी जाए और अस्थायी चेक डैम को पक्का किया जाए, जिससे भविष्य में अनहोनी को रोका जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर कनिमोड़ी NVN Somu. Sir, the ESI Medical College and the PGI MSR Kalaignar Karunanidhi Nagar, Chennai is one of the most important centers for healthcare services, especially to lakhs of people in Chennai. This hospital was initially commissioned as a 250-bedded hospital in the year 1979 and was under the control of the Tamil Nadu state government till 1991. To open a zonal occupational disease center in South India, the hospital was taken over and is being run by the ESI Corporation, New Delhi from 1991. Presently, this hospital is functioning as a model hospital with multi-speciality treatment facility and occupational disease center. The hospital is catering to referral cases from 15 ESI dispensaries and other hospitals in Chennai, covering an insured population of over 5 lakhs. There are several lakh employees in and around Chennai needs quality medical care, providing social security to insured workers, bringing more workers from under organized sector under the ambit of ESI scheme. Service delivery augmentation is the need of the hour service. For this, the current strength of the specialist doctors need to be increased adequately. There are several issues pertaining to the medical, paramedical, and non-medical staff in this hospital needs to be addressed immediately. I urge the Union Government to increase the bed strength at ESI Medical College and PGI MSR KK Nagar, Chennai to 1,200 and to develop a state-of-art cath lab and a separate oncology block to cater the needs of millions of workers population in Greater Chennai. Thank you. Thank you. Support. Shri Sattam Singh Sandhu to speak in Punjabi. बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति जी। श्री आनंदपुर साहब शहर पंजाबी समुदाय और सिख संप्रदाय के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह होली सिटी ऑफ ब्लिस सिखों के लिए अमृतसर के बाद सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह सिख धर्म की धार्मिक परंपराओं और इतिहास से करीबी से जुड़ा हुआ है।
और सिखों के 5 सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। ये खालसा पंथ की जन्मस्थली भी है। यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु श्री केसगढ़ साहब में माथा टेकने आते हैं। श्री आनंदपुर साहब का होला मोहल्ला त्यौहार भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 1999 में खालसा पंथ की 300वां जन्मदिन समारोह पूरे भारत और दुनिया भर में मनाया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 8 अप्रैल 1999 को आनंदपुर साहब में समारोह का उद्घाटन किया और इस पवित्र शहर को एक सैन्य अकादमी का उपहार देने का ऐलान भी किया। हालांकि बाद में ये मुद्दा ठंडा पड़ गया और सैन्य अकादमी की स्थापना अभी भी लंबित है। जैसा हम सब जानते हैं, ये सरकार राष्ट्र प्रथम के आदर्श वाक्य पर काम करती है। इस संबंध में मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृपया इस मामले पर गौर करें और श्री आनंदपुर साहब को सैन्य अकादमी का अधिकार देने पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रंगुरा नरजारी। Thank you, Deputy Chairman, sir. My subject is demand to complete approval process of Bongaigaon Refinery project expansion in Assam. Bongaigaon Refinery, located in the district of Chirang, Bodoland Territorial Region, has tirelessly served this nation since 1974 and has been fueling the growth engine of the province of Assam and the state of India. Under the Hydrocarbon Vision 2030, then MOS for Ministry of Petroleum Natural Gas announced Government of India's decision to finance and support BGR expansion from 2.7 million metric ton to 5 million metric ton on 17 November 2021 at Bongaigaon Refinery Auditorium during the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. This declaration was well received and was applauded by the peoples of Assam. Accordingly, we were hopeful that the process of approval of the BGR expansion project would be completed without delay, and the foundation laying ceremony for Bongaigaon Refinery would also be done along the foundation of Digboi Refinery on the last 9 March 2024. So BTC government expedited land allotment process and allotment letter issued to IOCL for 532 bighas land and proposed to offer additional 300 bighas land and requested IOCL for consent. But it is a matter of great concern that till now the approval process after MOS statement has not completed. BGR's sustainability will depend on the timely intervention by the Ministry of Petroleum Natural Gas. As financial 2023-24 was fixed as outlook for completion of expansion, BGR, I request the Minister of Petroleum Natural Gas to intervene immediately on approval process and have a famous and legacy refinery from ending for the interest of the people of Assam. Thank you, sir. Thank you. Dr. John Brittas. Thank you, sir. The subject is demand to abolish GST on assistive products for persons with disabilities and ensuring adequate budgetary support. There is an urgent need to address the problems endured by millions of persons with disabilities. Imposition of 5% GST on essential aids like prosthetic limbs, wheelchairs, brailers, etc. is a financial burden. These devices are not luxury items, sir. They are essential lifelines, enabling their independence, mobility, education, and employment. 2011 census reported approximately 2.68 crore individuals with disabilities, a number that is likely to have increased significantly since then. The Artificial Limb Manufacturing Corporation of India, the premier government agency supplying assistive living equipments nationwide, has been of great assistance. Nevertheless,
its budgetary allocation has been significantly reduced over the years, compounding the challenges. I urge the government to initiate immediate discussions with GST Council to abolish GST on assistive products for persons with disabilities and to allocate increased budgetary support for their well-being. Thank you, sir. Thank you. Shri Milind Murli Deora. So on June 8th, an Indigo aircraft touched down at Mumbai's Chhatrapati Shivaji International Airport, merely seconds after an Air India aircraft took off. At the time, the distance between the two aircrafts was barely 2,000 feet. This was one of the closest and scariest air traffic incidents in recent history. In response to my letter, the DGCA assured an investigation and corrective action for the incident. Mumbai's airport is one of the world's busiest single runway airports, handling nearly 1,000 flights daily, with up to 46 arrivals and departures per hour. Last year, the airport handled almost 4.4 crore passengers, with flight operations rising from 1,86,000 in FY22 to 2,90,000 in FY23. Despite the Civil Aviation Ministry's 14 February 2024 directive to reduce flight numbers, the summer schedule saw an 8% increase in weekly flight movement, clearly indicating the need for a permanent solution to decongest CSMIA. The only long-term solution is the timely completion of the Navi Mumbai International Airport in Ulve. I urge the government at both the centre and Maharashtra for accelerating its development and targeting commercial operations by 31st March 2025 and ensuring that every effort be made to prevent any further delays in its operationalization. Additionally, I urge the Civil Aviation Ministry to invest in developing indigenous artificial intelligence technologies to assist ATC towers in managing traffic more efficiently. Embracing innovative technology will not only enhance safety, but also position us as leaders in aviation management. Thank you. Thank you. Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Vice Chairman, sir. The subject is the request for establishment of Industrial Model Township IMT in Ambala. सभापति महोदय, अम्बाला में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी कि IMT की स्थापना पिछले 14-15 सालों से जनता की मांग रही है, जो इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता से प्रेरित है। अम्बाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर स्थित होने के कारण दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों से बेहतरीन कनेक्टिविटी का आनंद लेता है। हालांकि अम्बाला का वर्तमान औद्योगिक सेटअप अभी भी अविकसित है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। अम्बाला में IMT की स्थापना न केवल वहां की बेरोजगारी की दर को कम करेगा, बल्कि वहां की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा। IMT से जुड़ा बुनियादी ढांचे का विकास, जिसमें बेहतर सड़कें, नागरिक सुविधाएं और लॉजिस्टिक सुविधाएं शामिल हैं, कनेक्टिविटी और रहने की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, जिससे न केवल औद्योगिक संचालन बल्कि निवासियों को दैनिक जीवन को भी लाभ होगा। इसी तरह कालका में HMT फैक्ट्री के बंद होने से अम्बाला संसदीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज़ पर भी बेहद प्रभाव पड़ा है। हालांकि इसका कारण शहर में बुनियादी विकास, रोड कनेक्टिविटी इत्यादि की कमी थी, लेकिन इससे अम्बाला संसदीय क्षेत्र का समग्र विकास धीमा हो गया है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कालका के विकास के लिए शीघ्र ही एक उचित उद्योग वहां स्थापित करे। अम्बाला में IMT की स्थापना से न केवल अम्बाला बल्कि पूरे हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विकास सुनिश्चित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री अमरपाल मौर्य। My subject, demand to taught traffic rules subject in the country from primary level in school. महोदय, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करता है तो वह उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। जब कोई बच्चा छोटा है तो उसके माता पिता उसे बताते हैं, या माँ है, भाई है या बहन है,
इसका बोध बच्चे को कराता है और वह बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे उसका बोध होता है एवं उसके पश्चात अपने दायित्वों का जीवन भर निर्वहन करता है। इसी प्रकार यातायात नियमों को इस प्रकार की भावनाओं से सीखने की आवश्यकता है। आज व्यक्ति प्रशासन के डर के कारण हेलमेट लगाता है कि कहीं उसका चालान न कट जाए, कार में सीट बेल्ट भी इसलिए ही लगाता है। ऐसी भावनाओं को आज बदलने की आवश्यकता है। ट्रैफिक पुलिस भी चालान इसलिए करती है कि राजस्व इकट्ठा करना है और सरकारों में ऐसी व्यवस्था भी है कि इतने चालान साल भर में करने हैं। महोदय, आज इन दोनों व्यवस्था में सुधार करने की अति आवश्यकता है, जिससे जन और धन दोनों की हानि से बचा जा सकता है। अतः सरकार से निवेदन है कि स्कूल स्तर हो या फिर कॉलेज, सभी प्रकार के संस्थानों में और नौकरी करने वाले सभी संस्थाओं में यात्रा नियमों के पालन के विषय की पढ़ाई और सड़क पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से संचालन करके अपने जीवन में अपना कर्तव्य समझकर करना है, ना कि डर के कारण। यही आज की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। Thank you, sir. My special mention is on concern over critical railways safety staffing issues amidst tragic mishaps. I bring to the attention of the House a critical issue affecting the safety of the Indian Railways. As of March 2024, over 1.5 lakh safety positions remain vacant, constituting more than 15% of sanctioned roles. This shortage is especially severe in crucial positions like train drivers and inspectors. Recent train mishaps highlight the urgent need for action. Since the tragic Odisha rail accident last year, which claimed over 290 lives, India has witnessed numerous derailments. Notably, in the past 6 weeks alone, 3 passenger train accidents have resulted in 17 deaths and over 100 injuries. The most recent near Barabambu in Jharkhand, where 18 coaches of the Howrah-Mumbai mail got derailed, has already claimed 2 lives and injured over 20 passengers. It is reported that 14,429 loco pilot posts are vacant out of 70,093 posts, and 4,337 assistant driver positions are unfilled out of 57,551 posts. Immediate action is required. I urge the Honorable Minister of Railways to prioritize filling these safety critical positions to ensure safety of millions who depend on our railways daily. Thank you, sir. Rest of the special mentions will be taken later in the day. All the members who had given their names to participate in the general discussion on the Union Budget 2024-25 and the Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25 have already participated.